would always like to get associated with Civils Delhi क्योंकि Civils Delhi was part of my journey. कहीं न कहीं आपके प्रवीण सर हैं, वो तो जी, उस टाइम पे मुझे मेंटर भी करते थे। तो कहीं जी, न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सक्सेस में सिविल्स दिल्ली का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और सिविल्स दिल्ली तो एक इंस्टीट्यूट होता है, जैसे इनको जो इंसान रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जैसे आप हो गए, प्रवीण सर हो गए। जब आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CD Rituals। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सिद्धार्थ है एंड आई एम योर मेंटर एट सिविल्स डेली एंड मॉडरेटर ऑफ दिस प्रोग्राम। आस्क मी एनीथिंग के इस वेबिनार प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और समय भी हो गया है, 7 बज चुके हैं। तो दोस्तों, आज इस मंच पर जिस गेस्ट को, जिस टॉपर को, या यूं कहें जिस वॉरियर को हम इनवाइट कर रहे हैं, उनकी सफलता एक मिसाल है दोस्तों, इंस्पिरेशन है वो उन सब के लिए जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और बेहतर और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। ये मिसाल हैं हर उस एस्पिरेंट के लिए जो अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहता है और देश के लिए भी सेवा करना चाहता है। दोस्तों, 3 साल की उम्र में इनकी उंगलियों पे गरम तेल गिरने की वजह से आर्मी में 2 बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी कि इस 3 साल के बच्चे में इतना जज्बा होगा कि इतने बड़े हादसे के बाद भी वह रुकने वालों में से नहीं था। मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम की तीसरे अटेम्प्ट में अपनी जीत पक्की की। सो गाइस, प्लीज वेलकम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर, IAS ऑफिसर श्री हरविंदर सिंह, यूपीएससी बैच 2018। हरविंदर जी, आपका स्वागत है सिविल्स डेली के इस आस्क मी एनीथिंग प्रोग्राम में। थैंक यू सिद्धार्थ जी। थैंक यू सो मच। हरविंदर जी is currently posted as SDM at Uri district in Jammu and Kashmir, जो इनका होम कैडर भी है। हरविंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपका 2018 का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और एक अच्छे रैंक से, और आज एक आप IAS ऑफिसर हैं। बेस्ट विशेस आपको आगे की जर्नी के लिए भी। हरविंदर जी, आपका एक्चुअली कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर जिससे यहाँ मौजूद हर एस्पिरेंट उसका पूरा लाभ उठा पाएगा। थैंक यू। सो बिफोर आई शुड हैंड ओवर द स्टेज टू एस्पिरेंट्स, मेरा एक सवाल है आपके लिए जिसे जानकर हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। जो मेरा एक सवाल है हरविंदर जी, वो थोड़ा पर्सनल है। मतलब आपने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल का सामना किया है, रिजेक्शंस भी देखे हैं। तो क्या चलता था मन में उन दिनों? कैसे हुए आप इतने मेंटली प्रिपेयर, इतने मेंटली स्ट्रांग? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से कुछ मेंटली स्ट्रांग था। फेलियर्स मिले, लाइक आपने जो इंसिडेंट सुनाया, 3 साल की एज में हाथ जल गया था, वो सब चीज़ें, उसकी वजह से एक सैनिक स्कूल का स्टूडेंट था तो आर्मी में जाना चाहता था। 12th क्लास के बाद 2 बार एनडीए रिटन एग्जामिनेशन क्वालीफाई किया, एसएसबी क्वालीफाई किया, दोनों बार मेडिकल आउट हो गया। इनफैक्ट दूसरी बार के लिए ऑपरेशन भी कराया, बट देन अगेन आर्मी ने कहा कि बिकॉज़ इट्स योर मेन हैंड, राइट हैंड, तो हम आपको नहीं ले सकते। तो ऐसा नहीं है कि आई वाज़ वेरी मेंटली स्ट्रांग। मुझे लगता है आई वाज़ टोटली शैटर्ड एट दैट टाइम। बट यही है कि आई ऑलवेज हैड दैट सेकंड प्लान। सो अगर आर्मी नहीं हुआ तो आई चूज इंजीनियरिंग। फिर इंजीनियरिंग में आगे बढ़ता रहा तो देन माय I didn't have a aim to become an IAS or IPS officer. Then I had only sustainability issues. थोड़ा फैमिली में इश्यूज थे तो बस यही था कि कोई एक जॉब मिल जाए। So when I graduated from my college, I didn't have a job.
तो पार्ट टाइम जॉब की, टीचर के तौर पे काम किया, फिर एक प्राइवेट सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया। आगे आगे स्टेजेस आते गए। यूपीएससी की जर्नी तो मेरी ग्रेजुएशन के 3 साल बाद शुरू हुई। 2013 में आई ग्रेजुएटेड एंड इन 16 आई केम अक्रॉस सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जिसमें I felt harassed by my superiors, harassed by the circumstances I was in. Then I realized कि I still have age. I still have age. I was 25 back then. I thought ठीक है, sustainability भी एक चीज है, but purpose होना चाहिए. Then I look up to some seniors और उनको देखा कि they were becoming IAS. I compared them with myself. They had similar journey. तो बस उसी से तैयारी शुरू की। तो अभी आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसका मेन मुद्दा तो ये है कि हम बच्चों को क्या बोले कि आप कैसे इतने मोटिवेटेड रहें। बेसिकली अगर करना है तो करना है, देन देयर इज नो सेकंड थिंग। देन मैंने देखा दिल्ली में बहुत बच्चे जाते हैं एंड दे गेट डेविएटेड फ्रॉम देयर एक्चुअल गोल। तो अगर आप पूरे अपने दिल से लगे रहो और अपने बेस्ट एफर्ट्स दो, तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम भी कोई बड़ी चीज नहीं है। आई वॉजेंट ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई वॉजेंट द टॉपर ऑफ माई क्लास, आई वॉजेंट अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माई कॉलेज, आई वॉज जस्ट एवरेज स्टूडेंट। तो थोड़ा तो अपने आप को ही मानता था कि शायद मेरे से कुछ होगा नहीं, बट देन सर्कमस्टेंसेस लेड मी टू दैट एंड उसके बाद पूरी जान लगाई तो बिकेम एन आईएएस। गॉड नोज हाउ आई बिकेम वन, बट थैंकफुली मुझे, अगर मैं अपनी जर्नी देखूं, मेरे 3 अटेम्प्ट्स रहे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स, सेकंड में आई कुडंट क्वालिफाई माय मेंस आल्सो, एंड थर्ड में लकीली आई गॉट इनटू। आई वुड से लकीली बिकॉज आई फील कोई भी आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, आईआरएस बनता है, कुछ भी बनता है, कहीं ना कहीं आपकी हार्डवर्क होती है और कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ होता है। So it जी helped me and I got into this service. Great. Well, thank you so much for sharing this insight. Literally, it is like eye opener for definitely for lots of aspirants here. So मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा. ऑफ कोर्स ये स्टेज है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए और इसका पूरा इस्तेमाल वो उनको करना चाहिए, समय का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए. सो आई विल नाउ हैंड ओवर दिस स्टेज, दिस प्लेटफॉर्म टू डियर एस्पिरेंट एंड आई विल एक्ट एज ए मॉडरेटर हियर. सो दोस्तों, आप प्लीज़ हैंड रेज कर सकते हैं. अगर आपका कोई सवाल है तो हम हरविंदर जी से हम पूछ सकते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू काइंडली रेज हैंड एंड देन आई विल आस्क यू टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. सो हमारे पहले एस्पिरेंट हैं राजेंद्र त्रिपाठी. राजेंद्र, could you please ask your question? Yes, sure, sir. Thank you so much for giving me this platform. Hi, Ravinder. Sir, so I'm preparing for 2022 और अभी I've been focusing on sociology optional. तो पिछले 2-3 महीने से प्रिपरेशन का स्पीड ऐसा हो गया है कि ऑप्शनल पे ही ज्यादा फोकस होने की वजह से मैंने जीएस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना ग्रेजुअली अपने आप कम हो गया है. एंड नाउ सिंस एंड दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट, आई कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स इन द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स एंड सो नाउ आई वांट टू गिव मोर टाइम फॉर प्रीलिम्स व्हिच इज सपोजिटली फ्रॉम जनवरी. बट अभी दिसंबर में कंसर्न ये है, मैं गियर जो शिफ्ट होगा प्रिपरेशन का, जो स्पीड बदलनी चाहिए मेरी, सो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा. हाउ टू मैनेज करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट एंड बिगिन विद द एंटायर प्रीलिम्स वाला प्रिपरेशन मेंस का एक साइड रख के. मे बी वो मुझे पता है वो करना तो पड़ेगा ही मे बी, बट सम वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम यू सर वुड हेल्प मी अ लॉट. हाय राजनेंद्र. हाय सर. आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था. आई ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम थिंग. मेरे भी ऑप्शनल कभी खत्म नहीं होता था. इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऑप्शनल की कई चीजें पहली बार प्रीलिम्स के बाद दे रहा था अपने थर्ड अटेम्प्ट में. प्रीलिम्स के बाद पहली बार कई चीजें ऐसी थी जो मैंने पहली बार पढ़ी थी जिस अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया. मैं आपको यही बोलूंगा कि यू हैव टू स्विच गियर्स, यू हैव टू बी डिसिप्लिन. बेसिकली आप इसीलिए स्विच नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा. आपको कहीं ना कहीं लग रहा है ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, ऐसा ही हो रहा होगा आई फील. तो आपको क्या करना है, यू स्टिल हैव 1 मंथ. अगर आप जनवरी से शिफ्ट करना चाहते हो प्रीलिम्स में, इट्स गुड, बट आई फील प्रीलिम्स की तैयारी ऐसी है कि आपके 3 मंथ्स की एक फोकस्ड अटेंशन प्रीलिम्स को चाहिए
यू स्टिल हैव 1 मंथ टू गो। 1 महीने में आप अपना मेन सेंट्रिक तैयारी रखें जनवरी एंड तक, और जनवरी के बाद आप 10 दिन लें स्विचिंग में। 10 दिन में आप थोड़ा सा प्रीलिम्स का कर लें, थोड़ा सा मेंस का कर लें, एंड फिर जब ऑलमोस्ट 10th of February हो जाएगा, देन यू हैव टू स्विच टू टोटली प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स कैसे स्विच करना है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। यू हैव टू अटेम्प्ट मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है, जो मैंने फॉलो किया था। मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज कोई भी प्रीलिम्स की कर लो। अब मैं एक सिविल्स डेली प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, तो आई वोंट नेम अ टेस्ट सीरीज, बट इन माय केस आई डिड दिस विजन आईएएस की एक टेस्ट सीरीज और इनसाइट्स आईएएस की टेस्ट सीरीज 2018 में। तो आज की टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है आपको, आप फीडबैक लें और प्रीलिम्स की 2 टेस्ट सीरीज शुरू कर ले। करना कैसे है, आपको पूरा एक स्केड्यूल बनाना है। इन अ वीक यू हैव 7 days, तो 6 दिन आप टेस्ट देंगे। 6 दिन अर्ली मॉर्निंग यू हैव टू फिक्स अ शेड्यूल लाइक 10 to 12 आप जीएस का टेस्ट लिखेंगे। उसके बीच में आप कुछ और नहीं करेंगे। जब आप ये चीज करोगे तो आप एक्चुअल के प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाओगे। बिकॉज आई सी आपने 2 बार प्रीलिम्स दिया है, क्वालिफाई नहीं हुआ, तो एक डर जरूर होगा। मेरे 3rd अटेम्प्ट में मैं एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका था, तो आई हैड दैट बिलीव कि एक बार किया है तो हो गया है, अब फिर से वैसे ही करूंगा तो हो जाएगा। एंड थैंकफुली इट डिड। तो आई वुड से आपको प्रीलिम्स पे बहुत फोकस देना है, आपको अपनी एक स्केड्यूल बना देना है। दोनों टेस्ट सीरीज को मिक्स करके करो, बिकॉज जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं वो सिलेबस वाइज चलती हैं। शुरू में सिलेबस वाइज होती है, एंड में जाके फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो 3 एक के टेस्ट दे दिए, 3 दूसरी टेस्ट सीरीज के टेस्ट दे दिए, लाइक टेस्ट 1 2 3 एक का दे दिया, फिर बाकी 3 दिन जो हफ्ते के बचे उसमें टेस्ट सीरीज दूसरे के 1 2 3 कर दिया। कई बार आपके इश्यूज भी आएंगे फैमिली में, आप कई बार मिस भी कर जाओगे टेस्ट। तो इसीलिए मैं आपको एक दिन संडे का एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। अगर बाई चांस आप मिस कर जाओ तो आप संडे को वो चीज कमी पूरी करो, ठीक है। पर आपको बहुत डिसिप्लिन रहना है, आपको हर दिन टेस्ट देना है। आपकी डेली रूटीन यही होनी चाहिए कि 10 to 12 आप टेस्ट दे रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्लीपिंग पैटर्न पे कि आप कितने बजे टेस्ट देंगे, बट ट्राई टू कीप इट इन मॉर्निंग, बिकॉज एक्चुअल प्रीलिम्स भी मॉर्निंग में होता है। तो वो चीज का ध्यान रखते हुए आप बढ़िए। फिर आप थोड़ी सी एक ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद अपने मार्क्स लगाएं। मार्क्स को एक आप अपनी स्प्रेडशीट बना लो, टेस्ट 1 में कितने मार्क्स आए, टेस्ट 2 में कितने मार्क्स आए, टेस्ट 3 में कितने मार्क्स आए, ऐसे बनाते जाओ। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट आपका ऐसा है जिसमें आप स्ट्रांग हो, जिसमें आपके मार्क्स जनरली ठीक आ जाते हैं शुरू शुरू में, और कौन सा टेस्ट ऐसा है जिसमें आपकी गलतियां होती हैं। तो जिसमें गलतियां होती है उसी दिन उस टेस्ट के सॉल्यूशंस भी पढ़ लेने हैं, बिकॉज यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट दिन एक नई रूटीन शुरू होगी, नया टेस्ट शुरू होगा, तो उसी दिन उसके सोल्यूशन भी पढ़ लेने हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार ये गलती कैसे हो गई, ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आपको बुक के वो पेजेस भी खोलने हैं और देखना है कि कंफ्यूजन क्या था। जब आप ऐसा ही कंसर्टेड एफर्ट, मतलब अगर आप 35 टेस्ट होते हैं एक एक के, तो अगर आप 70 टेस्ट ऐसे दे देते हो, 70 टेस्ट ऐसे दे देते हो और 70 बार आप गलतियां करके सीखते हो, तो आई एम वेरी श्योर प्रीलिम्स में आप बहुत अच्छा करोगे। बस इसे जेन्युइनली करना है। और एक दिन जो संडे का आपको दिया है उसमें आप करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, लाइक आपके जो प्रीलिम्स की वो आ जाती हैं, करंट अफेयर्स आ जाते हैं उससे पहले। सिविल्स डेली के साथ मेरा क्या जुड़ाव है मैं अभी बता दूं। सिविल्स डेली का करंट अफेयर मुझे बहुत अच्छा लगता था। When I studied for prelims at my home in Jammu, तो मेरा जब पढ़ने का मन ना करे, अब हर दिन तो हमारा नहीं होता मन, तो जब पढ़ने का मन ना करे मैंने सिविल्स डेली खोल लेना, और उसके जो ब्रेकअप होता है करंट अफेयर्स का, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, नोट फॉर स्टूडेंट्स, वो सारी चीजें इतनी इम्प्रेस करती थी। और कहीं ना अपने आप को मैं मेंस के लिए भी तैयार करता रहता था बीच में, कि ठीक है प्रीलिम्स तो पास करना ही करना है। आई वॉज वेरी होपफुल कि करना ही करना है। आपको भी वैसे ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और मेंस की तैयारी साथ साथ में ये छोटी छोटी तैयारी चलती रहनी चाहिए, कि करंट अफेयर अगर पढ़ा है तो सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक ना हो, मेन स्पेसिफिक भी हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को वो जोश देते हो कि ओके मेंस भी आ रहा है, प्रीलिम्स तो एक स्टेज है, ठीक है। तो आई वुड एडवाइज यू कि आप जनवरी 15 तक भी ले लें या 30 तक ले लें, पर 10 दिन आप गियर स्विच करने में करें, कि प्रीलिम्स का थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा मेंस का पढ़ लिया, और फिर एक डेडलाइन आज ही बना लें कि कब आपको मेंस पे शिफ्ट हो जाना है, सॉरी प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाना है। फिर उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, यू हैव टू बी वेरी, जो कहते हैं दृढ़ निश्चय, वो होना पड़ेगा। अगर ऐसे खींचते रहोगे तो फिर मेंस इंटरव्यू स्टेजेस हैं, कहीं ना कहीं वो हमें पकड़ ही लेगी, एंड वी वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो स्ट्रांग बनना है आपको। ऑल द बेस्ट। Great. Thank you so much, Harvinder ji, for answering this question. I hope
सवाल वैसे एक था, लेकिन इसके जवाब बहुत सारे, इसके बहुत डायमेंशंस थे। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज लिसन टू इट केयरफुली सो दैट हम रिपीट क्वेश्चंस ना पूछें, बिकॉज इन दिस आंसर हरविंदर जी हैज कवर्ड a holistic approach to cover current affairs and what to do before prelims exam. So let me take up the next aspirant, Ibraz, could you please unmute yourself and ask your question? सर मेरा क्वेश्चन है सर कि जो सर एनसीईआरटी सर ओल्ड और सर न्यू एनसीईआरटी सर इनमें सर हमें कौन सी पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी ओल्ड पढ़नी चाहिए, न्यू पढ़नी चाहिए? और सर करंट अफेयर की सर कैसे तैयारी करनी चाहिए? राज, आप मुझे कश्मीर से लग रहे हो, आप कहाँ से हो? सर मैं पुंछ से हूँ सर, पुंछ से। पुंछ से हो? आपने भी ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, मैं भी वैसे ही बैठा हुआ था, उड़ी में बहुत जी ठंड है। तो जी बस सर। देखिए, आपने मेरे से दो चीजें पूछी, एक तो करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है, जी सर। ठीक है, और दूसरी चीज आपने मेरे से क्या पूछी? सर जो सर ओल्ड और न्यू एनसीईआरटीज। जी सर। Right. और सर जो तमिलनाडु की बुक है सर, इसके बारे में। हाँ, सी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। आई वुड से आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका मूड भी होता है। मैं हमेशा, हर कोई मेरे से जब भी पूछता है, या उड़ी में भी मैं स्टूडेंट से ऑलमोस्ट इंटरेक्शन करता ही रहता हूँ, तो वो मेरे से पूछते हैं सर तैयारी करें तो करें कैसे। वो अलग अलग पढ़ के आते हैं, जैसे आपने तमिलनाडु टेस्ट सीरीज की बात की, आपने किसी टॉपर का पढ़ा होगा या किसी कोचिंग एकेडमी की वेबसाइट पे खोल के देखा होगा कि ज्योग्राफी की न्यू एनसीईआरटीज करो, हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटीज करो, और तमिलनाडु की एनसीईआरटी कर लो साथ में। ये लिखते हैं। अगर मेरे से पूछो तो मैंने हिस्ट्री की कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने का। तो फिर मैंने एनआईओएस के नोट्स उठा लिए, दे वर शॉर्ट, क्रिस्प, और मैं जॉब करता था तो मेरे पास ज्यादा पढ़ने का टाइम भी नहीं होता था, तो फिर मेरे को वो शॉर्ट नोट्स ही चाहिए होते थे। आपको मैं यही कहूंगा कि जो मैंने अपने टॉपर बैचमेट से बात की है, आपको ओल्ड एनसीईआरटीज करनी है हिस्ट्री की, और तमिलनाडु की एनसीईआरटी भी कर लो, अच्छा माना जाएगा, अच्छा होगा। बट अगर आप पूछ रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हेजिटेशन है वो करने से। अगर आपको थोड़ी सी भी हेजिटेशन है और आपका कंफर्ट लेवल नहीं बैठता है कोशिश करने के बाद भी, तो एक बार एनआईएस के नोट्स को नजर मारना, मुझे अच्छे लगे थे। Right. ठीक है, दोज आर लिटिल शॉर्ट, आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने मन को बेवकूफ बनाना होता है, बिकॉज सिलेबस इतना ज्यादा है कि आप सारी चीजें कर पाते ही नहीं। आपको कहीं ना कहीं एक टाइम लाइन, हिस्ट्री में तो स्पेशली टाइम लाइन कि किसके बाद क्या आया, किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ऐसी अगर आप बेसिक चीजें भी अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर लो, तो फिर बहुत सारी चीजें, क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर में वैसे भी कोई चीज डायरेक्टली फ्रॉम द बुक आती नहीं है, तो आपको लिंक करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको किससे तुगलक से कंपेयर किया जा सकता है या किससे खिलजी से, तो वो चीजें आपको लिंक करके ही आंसर बनता है। और प्रैक्टिस कर करके जब आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बेसिस पे होता है। करंट अफेयर्स की जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट ईयर का मतलब 2022 का प्रीलिम्स की तैयारी करने जा रहे हो, तो करंट अफेयर्स का अभी आपकी फिर सिविल्स डेली का करंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हो। आई हैव सीन सिविल्स डेली का बहुत अच्छा होता है। इन एडिशन टू दैट आप न्यूज़पेपर जो पढ़ना है, आप न्यूज़पेपर मार्च तक पढ़ सकते हो, उससे आगे नहीं। ठीक है, तो आपको जो कोचिंग एकेडमीज हो गई, सिविल्स डेली हो गया, विजन हो गया, इनसाइट्स हो गया, इनके जो भी मंथली मैगजीन्स या फिर इनका जो कंसाइज करंट अफेयर आता है वो कर लेना, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम नाउ, यू डोंट हैव टाइम, यू हैव टू केयर फॉर प्रीलिम्स, एंड प्रीलिम्स के लिए आपको न्यूज़पेपर ज्यादा हेल्प नहीं करता, न्यूज़पेपर इज फॉर मेंस, आई वुड से। Right. थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन हरविंदर जी। ऑल्सो न्यूज़पेपर से रिलेटेड जब बात आई है तो फिर मैं इब्राज आपको बता दूं और यहाँ मौजूद सारे एस्पिरेंट्स को कि सिविल्स डेली ने अपने यूट्यूब क्लासेस शुरू किए हैं, जहाँ पे डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, डेली एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस, एक्सप्लेनर, कौन बनेगा सिविल सर्वेंट, कुछ ऐसे दिलचस्प प्रोग्राम लेके आए हैं। सो जब ये सेशन खत्म होगा तो प्लीज़ यूट्यूब के चैनल पे जाइएगा सिविल्स डेली के, वहाँ पे बेल आइकॉन दबाइएगा एंड देन यू कैन सी ऑल द प्लेलिस्ट एंड ऑल। सो ज़रूरी नहीं कि जैसा कि सर ने कहा कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़पेपर उतना नहीं, मेंस के लिए होलिस्टिक होता है। सो आज से और अभी से आप देख सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा प्रोग्राम की अप्रिसिएशन हो रही है। I'll also see. थैंक यू सो मच। So we will call up the next aspirant. इनका नाम नहीं है लेकिन Redmi 8A. Could you please unmute yourself and ask your question? हेलो सर। यस सर, मेरा क्वेश्चन मतलब ये था कि मैं ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ
यूपीएससी में, बट कुछ मार्क्स से दोनों बार में रह जाता है, कुछ मार्क्स से दोनों बार में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मुझे ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि किस एस्पेक्ट में मैं गलत जा रही हूँ या क्या मेरी प्रिपरेशन में कमी हो रही है, जिस आप वजह से कौन मैं से ये अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की या मेंस तक आप पहुंचे प्रीलिम्स हैं? प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स, ओके। इफ आई मे आस्क, आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं दोनों में? लाइक अराउंड 70 80 अराउंड। आप अटेम्प्ट कितने करते हैं? मैंने क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं वो 80 अराउंड अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस। 80 अराउंड। हाँ देखिए, जी। ये जो मैंने सबसे पहले जो रचनेंद्र को बताया था कि टेस्ट हाँ देने जी। हैं 70 टेस्ट, एटलीस्ट 70 टेस्ट, वो मैंने पता क्यों बोला आपको? हर एक का अपना अपना पैटर्न होता है। लाइक मेरा पैटर्न जो था, मैं अपना बताऊं, मैं जब टेस्ट करता था तो अगर मैं 80 अटेम्प्ट करता था तो भी मेरे 27 28 गलत होते थे। अगर मैं 90 अटेम्प्ट करता था तो भी मेरे 30 के अराउंड गलत होते थे। तो मतलब इतने टेस्ट देने के बाद मुझे एक चीज समझ आई कि मुझे 90 अबव तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि मेरे 30 तो गलत हो ही जाते हैं। और अगर मेरे 30 गलत हो गए और 90 अटेम्प्ट करने में 60 सही होते हैं, 30 गलत होते हैं, तो 30 आपके 10 के पॉजिटिव मार्क ले डूबेगा। इवेंचुअली आई वुड बी लेफ्ट विद 50 पॉजिटिव। तो 50 पॉजिटिव मतलब 100। तो उस टाइम पे कट ऑफ 100 के अराउंड ही जा रहा था। तो मैंने अपना यही टारगेट रखा था कि 90 अबव करने करने ही करने हैं, और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना जिनके बारे में मैंने कुछ नहीं सुना, जैसे एंशियंट हिस्ट्री वगैरह हो गया, उसमें मैं ब्लैंक गेस नहीं मारूंगा। बट अदरवाइज गेस मारना पड़ता है, किसी को भी 100% श्योर नहीं होता कि उसका क्या है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आप टेस्ट की प्रैक्टिस करें, आप टेस्ट की प्रैक्टिस करें, बिकॉज 70, मैं आपको सच बताऊं, आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू, 70 कोई भी ला सकता है बिना तैयारी के भी। ठीक है, आपको हार्डवर्क करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मिनिमम 100 स्कोर करने की कोशिश करनी है इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। मिनिमम 100। आजकल थोड़े से टेस्ट की वो हो गई है। मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें कट ऑफ 115 तक गया था, और मेरे दूसरे अटेम्प्ट में कुछ 105 गए थे। तो मेरे जो मतलब थर्ड अटेम्प्ट जिसमें एक्चुअली आई गॉट सक्सेसफुल, तो उसमें मेरे 118 तक आए थे। तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस ही थी कि गलतियां मैंने पहले ही कर ली जितनी करनी थी, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे कि मैंने इनको पहले भी देखा है। सीरियसली ऐसा होता है, आजकल टेस्ट थोड़े से मुश्किल हो गए हैं, और सी सेट तो स्पेसिफिकली मुश्किल हो गया है। बट आपकी जो ये गलतियां हो रही हैं, आपकी आई एम श्योर 80 में से अगर 80 अटेम्प्ट करने के बाद आप 70 ही ला पा रहे हो, तो आपके नेगेटिव बहुत जा रहे हैं। तो अपने नेगेटिव्स पे वर्क करें। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी जाती है तो आप 80 अटेम्प्ट करें, अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम जा रही है तो आप 90 के अराउंड अटेम्प्ट करें, बिकॉज यू हैव टू इवेंचुअली क्वालिफाई। टेस्ट प्रैक्टिस करते टाइम ना मतलब ये चीज होती है कि मार्क्स उतने गेन हो नहीं रहे होते उस टाइम पे। जैसे जो मैंने 70 मार्क्स आपको बताया, ये मेरे मतलब वहां पे आए हुए हैं, मेंस में आए हुए मतलब प्री में आए हुए हैं, प्रीलिम्स में यूपीएससी में जो आए हैं। लेकिन जब घर पे टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो उतना स्कोर हाई होता नहीं है। फिर उसी के साथ एक एक टेस्ट के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होते रहता है कि मतलब इतनी प्रिपरेशन के बाद भी फिर क्यों नहीं स्कोर हो रहा है। और दूसरा लास्ट पे ये भी आप क्वेश्चन है मेरा कि लास्ट मोमेंट पे जैसे कि जब एग्जाम आने वाला होता है तो एक तरफ माइंड में कंफ्लिक्ट चल रहा होता है कि रिवीजन पे ज्यादा फोकस दे, और दूसरी तरफ होता है कि टेस्ट ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं प्रैक्टिस छोड़ के मैं रिवीजन पे ज्यादा चली जाती हूँ, जिस वजह से मैं ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाती। तो क्या करना चाहिए दोनों में से? देखो, मैंने आपको जैसे बताया था, आपके पास मिनिमम 90 डेज होने चाहिए। 90 डेज पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करो। 70 टेस्ट मैंने बोला, और 20 डेज मैंने छोड़ दिया। 20 में से कुछ संडेज निकल गए, तो आपके बचते ही इवेंचुअली 10 दिन है लास्ट के 10 दिन में से आप हफ्ता तो कोई टेस्ट नहीं देते हो। ठीक है, जो 3 दिन बचते हैं शुरू मतलब आपके टेस्ट से पहले एक हफ्ता आप बिल्कुल कोई एक्चुअल प्रीलिम से एक हफ्ता आप कोई टेस्ट नहीं देंगे। उस टाइम आप सिर्फ रिवाइज करेंगे, अपने टेस्ट रिवाइज करेंगे, अपने टेस्ट में क्या क्या गलतियां की थी। मैं आपको एक बताता हूँ। देखो, आपने टेस्ट दिया, ठीक है, आपने सोल्यूशन जरूर करना है। अगर सोल्यूशन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है टेस्ट देने का। आप वही गलतियां दूसरे टेस्ट में भी करोगे। आप मुझे बता सकते हैं आप सोल्यूशन करते थे उसके बाद कि नहीं? जी करते थे, मतलब सोल्यूशन करने में ही मतलब मोस्टली टाइम जो है वो सोल्यूशन में ज्यादा जाता था। जैसे अगर 2 घंटे का टेस्ट है तो उसके बाद 3 से 4 घंटे उसका एनालिसिस करने में जाते थे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है,
किस टाइप का वो क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा हुआ था या नहीं, तो इस टाइप की चीजें मतलब करते थे पहले भी। 4-5 घंटे तो लगते हैं आपको सोल्यूशन करने हाँ में। जी। बट आप अपनी गलतियां देखते थे कि आपकी गलती क्यों हुई है, और आपको कभी उसकी वजह से ये फील नहीं हुआ कि एक बार गलती कर ली तो फिर कहीं ना कहीं 10-12 टेस्ट के बाद सिमिलर क्वेश्चन आया तो आपने ठीक किया? नहीं, जो क्वेश्चंस गलत आ रहे होते थे वो तो फिर कवर अप हो जाते थे, ठीक, लेकिन क्योंकि अब मतलब कोई स्टैंडर्ड टेस्ट होता नहीं है, हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के होते हैं, तो उसमें समझ नहीं आता कि वो इंस्टीट्यूट ने इतना लेवल जो है वो उसका टफ बनाया हुआ है, या एक्चुअल में ये यूपीएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। कई बार इस टाइप के ऐसे मतलब एग्जैक्ट किस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सही होते हैं वो नहीं आइडेंटिफाई हो पाता। जैसे मैं सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रही हूँ, मैंने किसी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं किया, तो मेरे को ये इशू आता है उसमें कि कौन से इंस्टीट्यूट के प्रीलिम्स के टेस्ट लिए वगैरह। तो वैसे भी आपको वैसा कोई वो नहीं करना, आपको सेल्फ स्टडी ही करनी होती है प्रीलिम्स के लिए, और आपको सिंपल टेस्ट उठाने होते हैं और करना होता है। आई वुड सिंपली से आपका जो इशू है ना, ये हम सबका इशू रहता है। इसमें यही होता है, जितनी आप प्रैक्टिस कर सको टेस्ट की, जितनी आप गलतियां आप भी कर लो, फिर उसके बाद सोल्यूशन पढ़ो। देखो, अगर आपने 70 टेस्ट किए, 70 टेस्ट मींस यू हैव सॉल्व्ड 7000 क्वेश्चंस, 7000। उसमें आप ऑलमोस्ट हर एक चीज कवर कर जाते हो, ऑलमोस्ट। और एक क्वेश्चन गलत होता है तो जब आप उसका सोल्यूशन करते हो, और सोल्यूशन के साथ फिर आप अगर बुक भी रेफर कर लेते हो कि हाँ ये डाउट बना तो बना कैसे, तो आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाता है। आई वुड फ्रैंकली से, मैंने अपने दूसरा अटेम्प्ट जब मेरा फेल हुआ जनवरी में, उसका रिजल्ट आया मेंस का, तो आई वाज शैटर्ड अगेन। मैंने वही जो कहा था, वी ऑल गेट शैटर्ड। कुछ गलत नहीं है, बुरा लगना चाहिए। मैंने अपनी तैयारी भी छोड़ दी थी। देन इट वाज अ बंच ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, फिर से शुरू करो। तो आई स्टार्टेड अराउंड 15th ऑफ फरवरी फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स। और मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के टेस्ट किए हैं। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी उससे पहले। जो बुक्स पढ़ी थी पिछले अटेम्प्ट में मेंस के लिए, उसी के बेसिस पे टेस्ट देता गया, गलतियां करता गया। शुरू में वही 60-70 नंबर, 60-60 नंबर आने, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। मैं आपको यही कहूंगा, मुझे लगता है आपने ज्यादा टेस्ट नहीं किए होंगे। हाँ जी, यही तो मैंने मतलब ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आके ना मतलब ये कंफ्यूजन होता है कि टेस्ट ज्यादा दें या रिवीजन ज्यादा करें, तो मेरा ना फियर ना, रहता है कि आपको रिवीजन सिर्फ टेस्ट का, जब आप टेस्ट करते हो फिर उसका सोल्यूशन पढ़ना है, और सोल्यूशन के साथ अगर आप बुक खोल सकते हो तो वही आपकी रिवीजन है। अगले दिन आपको टेस्ट देना ही देना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू ब्लीड इन दिस प्रैक्टिस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो आपको पहले ही सारा कुछ फेस कर लेना है, सो दैट जब एक्चुअल एग्जाम होगा तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो, अच्छी तो खासी मतलब गलतियां करके सीख चुके लास्ट हो। 2 मंथ्स में हमें टेस्ट पे ज्यादा फोकस देना चाहिए रिवीजन के कंपेयर में। लास्ट के 3 महीने आपको टेस्ट पे टेस्ट देने हैं, और लास्ट के बिल्कुल जो लास्ट के 10 दिन है, तब आपको, जब समझ लो आज आपने टेस्ट किया, टेस्ट का सोल्यूशन पढ़ा, फिर ना 1-2 ब्लैंक पेजेस रखा करो, 1-2 ब्लैंक पेजेस कि आपने इस टेस्ट से नया क्या सीखा। लाइक कोई रिपोर्ट थी जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना था, उस ब्लैंक पेपर पे उस रिपोर्ट का नाम लिख लो कि ओके ये कुछ है। कोई गांधी जी का कोई कंसेप्ट आ गया कि उन्होंने ये चीज वहां की थी, तो किसी बुक में नहीं है, या तो बुक पे उसको मार्क कर लो गांधी जी के उस चैप्टर के पास, नहीं तो उस टेस्ट के ऊपर फ्रंट पे स्टेपल करके 2 पेजेस वो कर लो। आपको ये टेस्ट रिवाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एंड में जाके पेपर दे रहे होगे और आपको याद आएगा सिमिलर क्वेश्चन मैंने टेस्ट में किया था पर मुझे आज सोल्यूशन नहीं याद आ रहा। इसलिए आपको एंड के 10 दिन रिवीजन बहुत जरूरी है। हर एक बुक खोल के देखोगे आप, हर एक करंट अफेयर खोल के देखोगे, और हर एक टेस्ट खोल के देखोगे, उसमें आपके 10 दिन चाहिए ही चाहिए। तो जो मतलब ये टेस्ट इंस्टीट्यूट आपको रेगुलरली देने हैं। जो ये इंस्टीट्यूट के जो ये क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट पेपर्स में, तो वो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने डेप्थ में जाके बनाया है, या बहुत ज्यादा ही थोड़ा आउट ऑफ यूपीएससी के कंटेक्स्ट का है। तो क्या उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी मतलब मुझे बैकग्राउंड स्टडी और उसमें जाना चाहिए, या फिर जो बेसिक मेरा सिलेबस है मैं उस पे स्टिक रह के वो उसको। देखो, अगर कोई टेस्ट सीरीज डीप जाती है तो उसमें ज्यादा ध्यान मत देना। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ऐसे होते हैं जिसमें बहुत डीप कंसेप्ट चले जाते हैं। जो चीज Yes. नहीं समझ आती ना, उसको ब्रश थ्रू कर लिया करो, कोई इश्यू नहीं है। मैंने वैसे ही कहा ना, अपने आप को बुद्धू बनाना होता है कि मुझे पता है ये कंसेप्ट, तो उसमें ऊपर ऊपर से देख के निकल जाया करो। ज्यादा डीप किसी में नहीं आप जा सकते, अब टाइम नहीं है आपके पास, आपको बहुत सिलेबस कवर करना है। प्लीज नेक्स्ट। थैंक यू सो मच हरविंदर जी। आई थिंक जो आप आंसर्स बच्चों के आंसर्स आप दे रहे हैं, दैट्स वेरी जेनेरिक, दैट्स वेरी स्टैंडर्ड, एंड आई थिंक हर क्वेश्चन पे ये आंसर ऑलमोस्ट फिट बैठता है। सो आई एम ग्लैड ये एक बहुत ब्रॉड मैसेज आपकी तरफ से जा रहा है, फॉर एवरी एस्पिरेंट शुड नो अबाउट दिस।
So, well, thank you so much for answering these questions. Next up, we will ask from Sahil Bhatia. Could you please unmute your mic and ask your question? Sir, I am Sahil Bhatia, and I am now I am a college student, and I am in first year. My aim is to become an IAS officer. So I sometimes read newspaper, and matlab usually I got confused in current affairs and history, sir. So how can I have much time, because I want to I can appear for exam in 2024 or 25, but now I want to study from now. So sir, how can I do this? Can you please help? साहिल, आप फर्स्ट ईयर में हैं। Yes देखो, sir. आपको मैं प्लेनली एक चीज बोलूंगा, प्लेनली Yes अपने sir. कॉलेज लाइफ पे एंजॉय करना, ठीक है। जी. फर्स्ट ईयर में हो, आप अपनी कॉलेज की एक्टिविटीज पे भी फोकस करो, और अगर आपको यूपीएससी की तैयारी अभी से शुरू करनी है ना, तो देयर आर सम सब्जेक्ट्स थ्रू विच यू कैन स्टार्ट। आप क्या करो, आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी उठा लो, ठीक है। पॉलिटी की बुक कवर करो और न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करो। आप जो कह रहे हो ना करंट अफेयर में प्रॉब्लम हो रही है, करंट अफेयर में हर एक बिगिनर को प्रॉब्लम होती है। वो कंसेप्ट्स ऐसे लगते हैं कि पता नहीं पीछे से क्या आ रहा है जो आज ये चीज हो रही है। आप आज से न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो करोगे तो 3 साल बाद आपको वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे कि 3 साल बाद जो हैपनिंग हो रही है उसका क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। तो आई वुड से न्यूज़पेपर फॉलो करो रेगुलरली, और आपकी जो अभी तैयारी होनी है स्टार्ट स्लो। आप लक्ष्मीकांत करो, आप मॉडर्न इंडिया करो, और आप ज्योग्राफी से शुरू कर लो, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हुए सेकेंड ईयर के एंड में आप एक डिसेंट एफर्ट मारना शुरू कर दो। आई वुड जस्ट से दिस बिकॉज वी ऑल आईएएस बनने का हमें सपना बहुत बड़ा होता है, कई बार हम आईएएस बन के पछताते भी हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो अपना यूथ मत वेस्ट करना, आगे बहुत टाइम है आपको। यूथ मत बर्बाद करना, अपनी कॉलेज लाइफ को थोड़ा सा ध्यान देना। Thank you so much, Harvinder ji. मतलब literally such a great feedback, such a great answer you have given. Now, next up, Abhay Agrawal, could you please unmute yourself and ask your question? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, Siddharth, sir. Good evening, Harvinder, sir. Sir, I want to ask 2 questions, sir. My first question is, sir, whenever I attend a test series, sir, I'm able to eliminate 2 options. But whenever I choose between remaining 2 options, in most of the cases, I get the wrong one only, sir. Either in test series or in main examination also. So, how to overcome this? And the second question is, sir, अभी रिसेंटली सर यूपीएससी ने 2020 की आंसर की रिलीज की है, तो सर उस आंसर की में मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है सर, जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को फील होता है कि इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो होगा। मीन सर फॉर एग्जांपल उसमें बेंजीन पॉल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एंड वन क्वेश्चन वाज रिलेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट एक्चुअल ऑफिशियल आंसर की में सर उन दोनों क्वेश्चन के आंसर मतलब ऑल ऑफ द एबो नहीं लिए गए हैं। तो क्या सर इस टाइप के क्वेश्चन को एक्चुअल एग्जामिनेशन में एलिमिनेट करना चाहिए? क्योंकि सर जब हम साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में कुछ ओवर थिंक करते हैं, मीन्स अपन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्वेश्चन जनरली रॉन्ग ही होते हैं सर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा थ्रेड जोड़ने के बाद वो ऑल ऑफ द एबो तक पहुंच जाते हैं, और जब हम एक्चुअल एग्जामिनेशन में उसको ज्यादा दिमाग लगाकर आते हैं तो बाद में लगता है कि हमने क्यों ज्यादा दिमाग लगाया, और जब नहीं लगाते हैं तो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की इसको देख के लगता है कि हमको शायद ज्यादा दिमाग लगाना था। तो सर ये एक अब नया डायलेमा बना हुआ है कि साइंस टेक्नोलॉजी को कैसे डील किया जाए। हाय अबे, ये चीजों से हम भी गुजरे, ऑल ऑफ द वे अबव, नन ऑफ द अबव, इसी को कर लो। सर देखो, पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आपने कहा 2 एलिमिनेट हो जाते हैं और 2 रह जाते हैं जी, जो मुझे लगता है ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम ऐसे क्वेश्चन पे भी पहुंच पाते हैं जहाँ पे 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसमें सही ऑप्शन जो चूज करना है उसके लिए भाई आपको प्रैक्टिस चाहिए। जी सर, आप सॉरी उस 2 पे भी कैसे, हाँ जी जी सर, इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा सर। जैसे रिसेंटली जो प्रीलिम्स हुई थी 21 में, उसमें सर एक क्वेश्चन था विथ रेफरेंस टू मदनपल्ली, तो मदनपल्ली विलेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो उसमें सर वो पिंगाली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग हियर, एंड
पट्टाभी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सर ये दोनों ऑप्शन तक मैं पहुंच चुका था, बट ऑफिशियली जो मैंने आंसर लगाया सर वो आंसर गलत ही हुआ। एंड सेम क्वेश्चन सर एक रिलेटेड था कि यूनिट ऑफ एरिया से रिलेटेड, परगना, सरकार एंड समथिंग एल्स। तो उस क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद जो फाइनल मैंने टिक किया सर वो गलत ही हुआ। तो इस तरीके से सर एक डायलेमा बना हुआ रहता है कि दो एलिमिनेट करने के बाद भी गलत होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है प्रोबेबिलिटी में। अबे देखो, मान लो आपने ऐसे 10 क्वेश्चन ले आए जिसमें 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए और 2 बचे हैं, ठीक है। आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है। आप जी कितना भी कह लो कि मेरे हमेशा ही गलत होते हैं, प्रोबेबिलिटी 50-50 है। और अगर आप इसमें से 50-50 में से आपके 5 सही हो जाते हैं और 5 गलत होते हैं, तो इवेंचुअली यू आर इन प्रॉफिट। आप समझ रहे हो ये चीज? जी जी ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि जहां पे आपने 2 एलिमिनेट कर लिए, क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि यू आर इवेंचुअली इन प्रॉफिट। सही हुआ तो +3, गलत हुआ तो -1, मतलब प्रोपोर्शन में अगर बोलो। जी अब रही बात गलत होने की, तो अभी इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस एंड थोड़ा सा लक। वो लक चाहिए होता है, ठीक है। तो आई वुड जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। पर मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस करो। एलिमिनेशन जो करते भी हो ना, एलिमिनेशन, और जैसे आपने ये दोनों क्वेश्चंस बताए, अगर इसके बारे में आपको रत्ती भर भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने 2 एलिमिनेट कर भी दिए ना, तो फिर आप गारंटी से नहीं 2 एलिमिनेट कर रहे, वो भी आप तुक्के से ही कर रहे हो कि हाँ 2 एलिमिनेशन ठीक है, इनको निकाल दो। अगर आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा है तो उसको अटेम्प्ट करें। अगर उसके बारे में कुछ नहीं जानते, कोई रिलेट नहीं कर पा रहे, तो फिर उसे छोड़ दो। आपको जो लग रहा है मैं 2 एलिमिनेट कर चुका था, वो आप ये देख रहे होगे कि हाँ ठीक है, मैंने किसी ना किसी तरह से 2 एलिमिनेट कर दिया, बट आई वुड से आपने 2 भी एलिमिनेट नहीं किए थे उसमें। आपके उसमें चारों में डाउट था। वो तो इवेंचुअली आपने जब आंसर की देखी तो आपने कहा कि नहीं, मेरे 2 तो मैंने पहले ही सोच लिए थे। ठीक है, तो जो आपने देखे हो कभी, जिसके बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा हो, फिर उसके अगर 2 एलिमिनेट कर पाते हो ऑन द बेसिस ऑफ साउंड नॉलेज, एंड अगर आप 100% श्योर हो कि ये 2 तो है ही नहीं, चाहे जो मर्जी, फिर उसको पक्का अटेम्प्ट करना। दूसरी चीज आपने क्या पूछी मेरे से? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड साइंस सर। एंड टेक का। देखो, साइंस एंड टेक के जनरली क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते, वो एक अच्छा वो होता है। और ऑल ऑफ द अबव जब मैंने 18 में दिया था, तब हमें था कि ऑल ऑफ द अबव अच्छा वर्क करता है। आजकल यूपीएससी ने थोड़ा सा अपनी न्यूज टाइट कर ली है, थोड़ा कर रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन आप कितना कंफर्टेबल हो उस क्वेश्चन में। सेम अगेन, अगर आपको उसका कोई आइडिया नहीं है तो आप उसको छोड़ दो। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है और थोड़ा सा दिमाग लगा के, ये सही बोला आपने, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो पक्का गलत होता है। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आपको प्लेनली दिखता है कि हाँ ये भी है, ये भी है, तो कर लो। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लक ऑल्सो, आई वुड से। Great. Thank you so much, Harvinder ji, for answering this question. So we have next up काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे। वन प्लस नॉट, आई थिंक आपका नाम नहीं मेंशन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। सर मैं रेंडमली पढ़ता हूँ, जैसे मैंने एक बार पॉलिटी कर लिया, इकोनॉमी कर लिया, एनवायरनमेंट कर लिया, बट मेरे पास ना कोई स्ट्रेटेजी है और ना ही कोई टाइम टेबल है, तो डायरेक्शन लेस हो जाता हूँ। ना कोई रिवीजन का पता है, ना कुछ पता है। ठीक है, और सर आप ऑप्शनल भी नहीं जैसे करा है ही मैंने अभी। क्या नहीं करा है? ऑप्शनल भी नहीं करा सर मैंने अभी अपना। आपने तैयारी कब शुरू की थी? सर मैंने 2019 से वैसे स्टार्ट करी है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा लेजी हूँ मैं, तो धीरे 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 एक एक महीने, डेढ़ डेढ़ महीने एक एक सब्जेक्ट लेके बैठे रहता हूँ। कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है सर पे कि यहाँ कोई प्रेशर हो तो करूँ मैं। अब धीरे आपका धीरे नाम क्या है? एज बढ़ गई है सर। आपका नाम क्या है? सर सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र। सत्येंद्र देखो, मैंने अभी जो एक फर्स्ट ईयर का बच्चा था, शायद साहिल ही था, मैंने उसको बोला कि अभी एंजॉय कर ले और जब एफर्ट डालना तो फुल एफर्ट डालना है। हम्म। आप शायद उसी फर्स्ट ईयर वाले उसमें चल रहे हो, एंजॉय वाले मोड में। ऐसे आईएएस सर नहीं मैं होगा, ठीक है सर। ऐसे आईएएस नहीं होगा। आईएएस क्या आईआरएस कुछ भी नहीं होगा। देखो, हम्म। मैंने भी 3 अटेम्प्ट देने के बाद ये सीखा कि जब आपके पास आर या पार वाली सिचुएशन बनती है ना, तभी आप कुछ कर पाते हो। अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला ही मदद करेगा, मैं अपनी तरफ से आराम आराम से करता हूँ, मैं आलसी हूँ तो मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरी क्या गलती है इसमें, तो फिर ऊपर वाला भी मदद नहीं करता। मैं सच बताता हूँ, फ्रैंक बताता हूँ। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको ऑप्शनल दिसंबर से पहले खत्म करना ही पड़ेगा।
अगर नहीं भी खत्म होता तो एटलीस्ट आपने पूरा ऑप्शनल देखा हो, आपको पता हो कि हाँ इसमें है क्या। ठीक है। जी सर। तो रही बात सुस्त होने की, मैं भी ऐसा ही था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं अपने स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, पता नहीं क्या मन किया, एक दिन पहले तो प्रीलिम्स दे दिया। जब उसमें फेल हुआ ना, तो उस टाइम मुझे हुआ सत्येंद्र की क्या, मैं तो अपने आप को बड़ा इनविंसिबल मानता था कि मैं तो कर ही लूंगा, प्रीलिम्स ही तो चीज है। फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की और फिर मैंने सिर्फ, और मतलब मैं सीरियसली बताऊंगा, सितंबर से लेके जून तक जब मेरा प्रीलिम्स था, मैंने सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई की। और मेरा भी ऑप्शनल नहीं था, जैसे आप बता रहे हो ना, मैंने ऑप्शनल बिल्कुल नहीं देखा था। बस वही कि प्रीलिम्स के बाद अचानक ये हुआ कि अब ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज देनी है। आई यूज्ड टू बी फ्राइटेंड। मैं टेस्ट सीरीज के टाइम टेस्ट देने पहुंचता ही नहीं था। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सक्यूज दे देता था कि यार वो बड़ी दूर से आना पड़ता है, कांट दूंगा टेस्ट। तो मैं डिस्कशन क्लास में जाता था सिर्फ। तो ऑप्शनल मेरी डिस्कशन क्लास से तैयारी हुई उसकी थोड़ी सी। आगे जाके मेरे ऑप्शनल में 250 नंबर आए थे उसके बाद भी। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैं अपना फुल दिल से अटेम्प्ट देता तो शायद मैं इस बार भी पास कर सकता था। पर कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को ये भी बोला कि सिर्फ पास नहीं करना, मुझे आईएएस का अगर रैंक चाहिए तो मुझे पूरा एफर्ट देना है। तो मैंने शुक्र मनाया कि सेकंड अटेम्प्ट में फेल हुआ। और जब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ 17 मार्क्स से फेल हुआ था मेंस में, तो फिर मैंने फुल अटेम्प्ट दिया। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो 7 महीने थे ना, आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी 7 मंथ्स, 3 4, हाँ उस टाइम 7 थे, आपके टाइम अब 6 ही हैं। 3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स एंड 3 मंथ्स आफ्टर प्रीलिम्स। इसमें आपको सबको भूलना पड़ेगा, हर एक चीज को भूलना पड़ेगा। आपको कोई वो नहीं है कि आपका कोई टाइम एंजॉय करने का है। और 6 मंथ्स अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाता। पर वो 6 महीने भी तभी जब आपने पहले एक बार पढ़ लिया हो। आपको ऑप्शनल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ये 6 महीने दोगे तो होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि एक शेड्यूल बनाएं अपना। अगर आपको 2022 का अटेम्प्ट देना है तो स्टिल इट्स नॉट दैट लेट। बट मुझे ऐसे लगता है कि टॉपर नहीं बन पाओगे अगर ऑप्शनल पहले नहीं देखा होगा। और अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको ऑप्शनल पहले देखना है। अच्छा, तो सर थोड़ा टाइम टेबल Mere बनाने में passing is not something that you desire, isn't it? यस सर। फुल दिल से अटेम्प्ट। सर अब सही हुआ है कि अब थोड़ा प्रेशर आया है, अब 27 का हो गया हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था मैंने, वो भी पूरा प्रिपेयर होकर नहीं दिया था, पॉलिटी और इकोनॉमी करके दिया था। तो मेरे 22 ठीक थे इस टाइम। तो इस टाइम अब जाकर मैं थोड़ा सा हुआ हूँ अपने आप को थोड़ा। आपके पास अभी टाइम कम है, अभी भी 1 महीना ऑप्शनल पढ़ लो, ठीक है। बट 1 महीने बाद आप प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाओ। फिर प्रीलिम्स अच्छा दोगे, वो स्टेज के बाद आगे जाने का मौका मिलेगा तो ही फायदा है, ठीक है। अब ऑप्शनल ऐसा मत करना कि अब 3 महीने सिर्फ ऑप्शनल पढ़ते रह गए तो प्रीलिम्स नहीं होगा। ऑप्शनल अगर आपने पढ़ना है तो ऊपर से 1 महीने में देख लो, छोटे से नोट्स देख लो, कोई खरीद लो टैली वगैरह से, और फिर प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाओ। गियर स्विच करना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स आपका 2 घंटे डिसाइड कर देते हैं कि क्या आपका 1 साल यूजफुल है या वेस्ट है। तो प्रीलिम्स को लाइटली मत लेना। फिर प्रीलिम्स के बाद आपके पास जो 3 महीने होते हैं ना, उसमें आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आई कैन एश्योर यू, आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको पेपर में जाके कुछ ना कुछ लिखोगे, पास हो सकते हो अगर आप वो 3 महीने अच्छे से मेहनत करोगे। बट डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है, अभी नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you so much, Ravindra, for answering this question. So we are taking up the next one with Shikhar Nathani. Shikhar, could you please unmute yourself and ask your question? Yes. Good evening, sir. I would like to ask that while we are practicing mains questions, how should we self-evaluate our answers? Because right now we don't join test series from the very beginning. So how should we self-evaluate? How should we know that we are going in right direction or not? That is my देखो question. शिखर, मैं हर बार, मतलब मैंने अपनी लाइफ का भी यही प्रिंसिपल बनाया था कि मेंस में अगर स्कोर करना तो क्या चीजें मेरे आंसर में होनी चाहिए। फर्स्ट चीज, पहले तो मेरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ तो अगर 7 मार्कर है तो मुझे वही 5-6 नहीं सॉरी, अगर 10 मार्कर है तो मुझे 7 मिनट में करना है, अगर 15 मार्कर है तो मुझे 9 मिनट में करना है। उससे ऊपर अगर मैं ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं पेपर में एक्चुअल में नहीं कर पाऊँ। तो पहले आपको इंश्योर करना आप टेस्ट कंप्लीट करें। दूसरा, आपको इंश्योर करना है कि आप क्वेश्चन को ब्रेकअप अच्छे से करें। लाइक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें जितनी चीजें मेंशन की हैं उनको ब्रेकअप करो
उन सबको अपने एड्रेस करना है नीचे। और तीसरी चीज आपको देखनी है कि आप इन चीजों को एड्रेस करते हुए पॉइंट्स और पैराग्राफ को वो करें। लाइक एक सैंपल आंसर क्या होगा, आप पहली 2-3 लाइनों में इंट्रोडक्शन दे दोगे, फिर उसके बाद जो भी पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी, उसको एड्रेस करोगे। फिर उसके बाद अगर हर एक क्वेश्चन में मुझे जनरली लगता है 3 पार्ट्स तो होते ही होते हैं। फिर उसके दूसरे पार्ट को एड्रेस करो, मतलब फिर से एक छोटा पैराग्राफ मतलब सिर्फ 2 लाइन लिख के फिर से उसको पॉइंट्स में एड्रेस करो। फिर जो अगर तीसरा पॉइंट कोई बनता है या फिर कंक्लूजन बनता है, तो उसको पैराग्राफ में कंक्लूजन दे दो। तो आपको ये चीजें रखनी है कि आपका पॉइंट और पैराग्राफ मिक्स होना चाहिए। दूसरा, आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा, आपकी साफ-सफाई। अगर पेपर आपका लेजिबल ही नहीं होगा ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेजिबल होना चाहिए, ठीक है? आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये चीजें जब आप चेक करोगे ना, लास्ट में मैं कहता हूँ आपको कंटेंट आता है। लास्ट में आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा कंटेंट कुछ खास नहीं था, बट क्योंकि एक जेनरिक नॉलेज होती है सबको, तो वो जेनरिक नॉलेज के बेसिस पे आप क्वेश्चन को तोड़ लेते हो और उसका जेनरिक सा आंसर लिख सकते हो। फिर जब आप टेस्ट सीरीज देते हो मेंस की, फिर आप प्रॉपर से इवैल्यूएशन करते हो, वो जब मेंस के बाद की बात करो, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ आप इन्हीं 3 पे फोकस करो। कंटेंट अभी भी आपको फील होगा कि मेरे पास नहीं है। कंटेंट आपका प्रीलिम्स के बाद बन सकता है। कंटेंट क्या? फैक्ट्स, फिगर्स। तो आपकी सिविल्स दिल्ली के ही मैंने देखे हैं बुकलेट्स आते हैं कि हाँ, इस क्वेश्चन में अगर वाटर के रिलेटेड आएगा तो बताना है इंडिया में इतना परसेंट वाटर है। अगर लैंडस्लाइड का आना है तो आप कोट कर सकते हो रिसेंट लैंडस्लाइड आपका उत्तराखंड वाला। तो जब आप एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक करते हो, जब आप फैक्ट देते हो, तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। आपके एक जेनरिक आंसर से उठ के वो एक अच्छा आंसर बन जाता है। Great. Thank you so much for answering that question, Harvinder ji. We're taking up the next question from Aman Goyal. Aman, could you please unmute your mic and ask your question? यस सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो सर प्रीलिम से रिलेटेड है। एक्चुअली सर मेरा अभी मैंने 2021 का ये सेकंड अटेम्प्ट दिया था, और 2020 में तो मतलब मैंने थोड़ा बहुत कैजुअल सा दिया था, मतलब ज्यादा तैयारी नहीं थी, बट 21 में मैंने काफी अच्छे से पढ़ के दिया था। और मैंने करीब 45 to 50 मॉक्स भी दिए थे, विजन और इनसाइट्स वगैरह के। बट सर उसमें मतलब मेरा सर मॉक्स में फिर भी स्कोर मतलब ठीक आता था, इतना बुरा नहीं आता था। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं तो 90 से 110 के बीच में मेरा लाइक करता था। बट सर उसके बाद भी पता नहीं मतलब क्या हो जाता है सर, एग्जाम के टाइम पे बहुत ही ज्यादा 70 मतलब मेरा जैसे इस बार भी 75 to 80 के बीच में स्कोर आया है। और मतलब बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं इतने मॉक्स देने के बाद भी। और मतलब समझ नहीं आता। एक तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा मॉक्स का स्टैंडर्ड मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल यूपीएससी से मतलब काफी बिल्कुल ही मैच नहीं करता है, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो सर अमन, मतलब इस आई केस में विल सर कम टू योर आंसर। मैंने आपका चीज समझ ली। ऐसी चीज हमें भी फील होती थी अपने टाइम पे। जी आजकल प्रीलिम्स जी के क्वेश्चंस थोड़े से अलग हो गए हैं। जो मैंने भी स्टडी किए हैं आपके पेपर्स, दे आर लिटिल बिट जी डिफरेंट, बट जनरली क्या होता है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ आप स्ट्रेस ले लेते हो एग्जाम से जस्ट पे। हम्म। अगर आप अपने आप को, वो कहते हैं ना ऑल इज वेल करके अंदर जाओगे ना, और अपने आप को बताओगे ना कि हाँ मैंने झक नहीं मारा अभी तक, तैयारी की है जी और जी इतने टेस्ट जी दिए हैं, जो भी होगा अच्छा होगा। अपने आप को स्ट्रेस फ्री करके, एक मतलब जो कहते हैं ना, जाना है कैजुअल बन के। बस कैजुअल जाना है जी क्योंकि आपने 60-70 टेस्ट ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आपकी वो कैजुअलनेस की वजह से पेपर में गलतियां नहीं होंगी। और गलतियों की जी रही बात, मैंने भाई अपने प्रीलिम्स में प्रेसिडेंशियल पावर्स की गलती कर दी थी। वो कौन करता है? तो मैंने भी पॉलिटी में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे गलत किए हैं जो प्लेन आंसर थे। तो वो स्ट्रेस में हो जाता है। कहीं न कहीं आपको जो आपने बताया ना प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर कर रहे थे। मुझे ऐसे लगता है आप लास्ट दिन स्ट्रेस ले गए और आपने स्ट्रेस में गलतियाँ कर दी। स्ट्रेस नहीं लेना, सब कुछ ठीक होगा। जैसे सबसे ज्यादा इनफैक्ट सर पॉलिटी में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा उसी में ही गलत हो जाते हैं। स्ट्रेस लेते हो ना यार, स्ट्रेस लिया आपने गारंटीड। हम निकले हैं स्टेज से, मुझे पता है इसमें क्या होता है। स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन और जो गट फीलिंग आई वो कर देना है। ज़्यादा नहीं सोचना। लेकिन सर किसी ने मॉक्स पूछा था में कि मतलब बड़ा दिमाग लगाने से गलतियाँ होती है, वही चीज़ सच में होती है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो गट फीलिंग आ जाएगी कर दो। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड लेकिन करता सर होता है। ऐसा भी तो रहता है मतलब जैसे मॉक्स में तो बहुत मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं बुक्स के। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट पॉलिटी मतलब लक्ष्मीकांत का आ गया या फिर डायरेक्ट स्पेक्ट्रम का आ गया। बट ऐसे यूजुअली क्वेश्चंस यूपीएससी में डायरेक्ट तो कोई मिलते ही नहीं है। नहीं, तो पॉलिटी के वहां आपके पे सर डायरेक्ट थोड़ा आते हैं, कंफ्यूजन ऐसा हो नहीं जाता है। है। पॉलिटी के डायरेक्ट आते हैं जितना मुझे दिखता है। सर मतलब
अब तो सर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है काफी कम हो गया है। आप उसकी फिक्र ना करें। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि कोई टेस्ट सीरीज ऐसी है जो एग्जैक्टली उसे मैच करती है, वो कभी भी नहीं होगी। मैं आपको और सिर्फ सर इतना बोल जैसे रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस करो। जी प्रैक्टिस जी आपके ऐसे ही टेस्ट होने चाहिए जो सब स्टैंडर्ड हो या फिर अनसर्टेन हो, वैसे टेस्ट किया करो। ठीक है, आप जी जी देख लो मार्केट सर। में कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है। मुझे ऐसे लगता था कि विजन की टेस्ट सीरीज क्लोजेस्ट होती है आपके यूपीएससी से, जो मुझे जी जी फीलिंग आती थी। आजकल तो मुझे और वो भी सर फीलिंग नहीं रही यूपीएससी के पेपर देख के। तो आप कोई भी 2 टेस्ट जी सीरीज सर कर जी लो और सर अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ एक, और उसके बेसिस पे जाओ बिना स्ट्रेस लिए। आई एम श्योर सर भाई 10,000 लोग तो क्वालिफाई करते हैं ना प्रीलिम्स, उसमें आप नहीं घुस जी सकते, सर घुस जी सर। जाओगे। अब सर जैसे अभी आपने एक किसी का आंसर दिया था कि टू मतलब 2 ऑप्शन तक बंदा पहुंच जाता है लेकिन उसके बाद भी गलत होता है, वही सर मतलब मेरे साथ भी होता है। लेकिन मेरे में जैसे मैं 2 एलिमिनेशन में मतलब मेरे काफी ज्यादा रेशियो रहता है। जैसे आपने कहा कि 50% चांसेस रहते हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे अगर मैं 40 में मेरे को डाउट होता है ना कि इनमें से मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, तो 40 में से अगर 20 भी होते हैं तो सही है, लेकिन 20 नहीं होते सर, वो रेशियो जो रहता है 30 और 10 का रहता है मेरा। तो वहां तो सर फिर बड़ा पता क्या है, वो आप उसमें 2 एलिमिनेट नहीं कर पाते। आप बाद में चेक नहीं करते सर, हो कि हाँ ये मैंने 2 मैंने एलिमिनेट कर दिए थे। जी सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन मैंने इस चीज की भी एनालिसिस की थी। जो मैंने 40 मतलब एलिमिनेट कर रहा था 40 में, उनमें मैंने ये भी चेक किया था कि क्या मैंने 2 ऑप्शन जो एलिमिनेट किए थे वो सही किए थे या कि नहीं। तो वो भी सर मतलब मैक्सिमम ज्यादातर सही रहते हैं। उनमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मैं गलत एलिमिनेट कर लेता हूँ, बट मैक्सिमम 35 टू 40 के बीच में वो ऐसे क्वेश्चन लाई करते थे कि जिसमें मेरे जो 2 एलिमिनेशन थे उन्हीं में से एक आंसर होता था, पर मेरा गलत होता था ज्यादातर। यार मैं यही कह सकता हूँ कि आपने अगर वो 2 एलिमिनेट कर दिए और 40 में से आपके सिर्फ 2-3 ही ऐसे हैं जिसमें आपकी एलिमिनेशन रॉन्ग हुई है, तो फिर कहीं ना कहीं जी वो सर लास्ट में लक फैक्टर आ जाते हैं। जी सर। और सर वो मेरा लक एक फैक्टर और आ सर जाते हैं। क्वेश्चन है सर मेंस के रिगार्डिंग सर। मेंस के लिए सर जैसे अभी करंटली मेरा सर ऑप्शनल मतलब मैंने अभी सर आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा अभी किसी की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मतलब थोड़ा सा एक सर फियर फैक्टर रहता है कि मैं स्टार्ट भी करता हूँ तो मतलब मेरे को मन नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि पहले कर लेता हूँ, अच्छे से पढ़ लेता हूँ। अभी जैसे मेरा ऑप्शनल भी मैंने पढ़ रखा है, नोट्स वगैरह सब बने हुए हैं, लेकिन मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर मैं मतलब पूछना चाह रहा था कि सर इसकी मतलब अगर जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी सही रहती है या फिर मतलब क्या कैसे सर करना चाहिए, आई मतलब आई फील कैसे अमन अप्रोच टेस्ट करना सीरीज चाहिए सर ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कोई होना चाहिए जो बिना आपको इवेल्युएट करे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो, करनी चाहिए, तो और सर उसमें आप बिना टॉपर्स मतलब के अभी आंसर्स जैसे भी मैंने स्टडी कर सकते हो ना, उसने क्या ऐसा खास लिखा जो मैंने नहीं लिखा। जी जी तो सर मतलब अभी जैसे मैंने प्रैक्टिस नहीं की है अभी ज्यादा आंसर राइटिंग की, तो अभी मेरे को ज्वाइन कर लेना चाहिए, मतलब आप सजेस्ट करेंगे मेरे को। मैं अभी के लिए आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज अब आपका ज्यादा टाइम बचा नहीं है प्रीलिम्स में। जी सर। अभी मैं आपको वही वैसे बोलूंगा कि सर अपनी प्रैक्टिस रखो। ठीक है। जी पता नहीं अब ये सिद्धार्थ जी बताएंगे कि कोई ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आज की डेट में शुरू हो रही है। आप ओवर बर्डन ना हो जाओ, वो टेस्ट सीरीज भी करना शुरू हो जाओ, फिर वहां पे अच्छे मार्क्स ना आए तो उसकी वजह से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज गड़बड़ मार जाओ। तो बस यही है कि अगर आपको करनी है तो आप 1 महीने में कर लो जो कर सकते हो, 2-4 टेस्ट दे सकते हो, ज्यादा तो नहीं दे पाओगे। तो फिर आपको प्रीलिम्स के बाद पर आपको दूसरे तीसरे दिन ही देनी शुरू कर देनी है टेस्ट सीरीज। क्योंकि सर अभी तो जैसे जैसे 6 महीने बचे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए भी अगर 3 महीने भी निकाले जाएं तो फिर भी 3 महीने तो है सर। 2-3 महीने है आपके, 6 महीने नहीं है शायद। 3 कब है प्रीलिम्स का एग्जाम? डेट क्या जून थी? में है, आई थिंक 5 5 जून जून को है, में। 5 जून। 5 जून। 5 जून तो यू हैव 5 months, नॉट 6 यस सर। months। आज का महीना, ये वाला यस महीना सर हाँ छोड़ दो, अब हो गया। हाँ तो हाँ 2 महीने हैं आपके पास। 2 महीने में अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, आपने अगर सारे नोट्स बनाए जी हैं, आपको पढ़ना नहीं है, तो 2 महीने आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई टेस्ट सीरीज है ऐसी जो कि आपकी अभी शुरू जी हो और फिर प्रीलिम्स के बाद भी कंटिन्यू करे, तो यू कैन वेल गो अहेड विद दैट। बट यही है कि प्रीलिम्स मत कॉम्प्रोमाइज करना, दैट वुड बी माय एडवाइस। Thank you so much, Harvinder ji, for answering these questions. Aman, for that, you can connect with your mentor and then you can ask for the answer writing program, right? So, yeah, thank you so much once again. We'll take quickly I think 3 more questions we can take. Uske baad we are running out of time. Aditya Vardhan, could you please unmute yourself and ask your question? सर सर मुझे पूछना था सर, ये रिवीजन प्रोसेस क्या होना चाहिए सर
इसके लिए, प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, कि सर मतलब ये नहीं पढ़ पा रहा है कि कितना कब रिवाइज करना पड़ रहा है। मतलब हर महीने रिवाइज करना है, हर विद इन फोर्टनाइट में रिवाइज करना है, हर 2 महीने में है। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स के लिए किताबें पढ़ ली हमने, सारा बहुत सारा कंटेंट है इसके लिए, 11th-12th है, और उनको फिर रिवाइज कैसे करना है? आदित्य, आई वुड से रिवीजन जो होती है ना वो प्रैक्टिस के साथ होती है। हम क्या होता है, हम बार-बार पढ़ते जाते हैं, देन वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर रिवीजन करनी है, आपने ऑलरेडी अगर सारा पढ़ा है, तो 10 दिन में क्विक रिवीजन, पन्ने पलटने वाली रिवीजन होनी चाहिए आपकी। आपको पता होना चाहिए, ओके इस सब्जेक्ट में ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ओके, 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 ये इसका आर्टिकल है ये। ऐसे 10 दिन में फटाफट रिवीजन करके प्रैक्टिस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर प्रैक्टिस में जब आप गलतियाँ करते हो ना, देन यू गो बैक टू योर बुक, जस्ट उस चीज़ को पढ़ोगे। ये नहीं कि अब ये गलती कर दी तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ डाला, वो नहीं। ठीक है, आपको डिसिप्लिन्ड रहना है, आपको वो गलतियाँ कर के फिर वापस जाना है, तो उसके थ्रू जब रिवाइज़ करोगे तब आपको एक्चुअल में याद रहेगा। ऐसे अदरवाइज़ आपकी एक ब्लैंक रिवीजन रहती है, जो मुझे फ़ील होता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करके फिर जंप करो, फिर उस बुक को बंद कर दो, अगले आगे करते जाओ, ऐसे-ऐसे करके रिवीजन जब करोगे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हैं और फिर जब आपका प्रीलिम्स पास आता है, तो फिर आप फिर से फटाफट रिवीजन कर सकते हो, या फिर आपको मैंने कहा जो 6 टेस्ट 6 दिन देने हैं, संडे आपका इसीलिए खाली रखा कि अगर आपको 6 टेस्ट के टाइम ऐसा रियलाइज़ हो गया कि यार मैंने वो सब पढ़ा था बट अब गलतियाँ हो रही हैं, तो आप संडे को फटाफट 2-3 सब्जेक्ट्स रिवाइज़ कर सकते हो। और आपको वैसे मतलब इन अ फास्ट पेस आपको रिवाइज़ करना है। अगर आप रिवीजन ही करते रह गए तो आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। Thank you so much for answering his question, Harvinder ji. We'll take up the next question from Gurpreet Singh. Gurpreet, could you please unmute your mic and ask your question? Sir, basically, I am currently in college in my second year, so I am collecting sir knowledge. Sir, when we qualify mains, is there any passing marks for interview? And sir, second question is there any individual cutoff for qualifying mains in the subject, sir? गुरप्रीत देखो, मैं आपको यही बोलूँगा कि जो जैसे आपने समझ लो 22 का अटेम्प्ट देना है, ठीक है? आप तो नहीं दोगे 22 का, आपका सेकंड ईयर है, तो आप 24 या 25 का जो भी दोगे, वो सिद्धार्थ जी आपको बताएँगे आपके लिए क्या परफेक्ट रहेगा। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि जो उससे प्रीसीडिंग टॉपर रहे हैं ना आपके, उन टॉपर्स की मार्कशीट उठा लो, एम फॉर दैट। आपको रैंक 1 एम करना है, तब कहीं जाके आपको कोई एक अच्छा रैंक मिलेगा। तो इसमें कोई जनरल ऐसा नहीं है, जनरल यही होता है कि जीएस के हर एक पेपर में 100 से ऊपर आने चाहिए, ऑप्शनल के दोनों पेपर में 150-150 के अराउंड होने चाहिए, और कोशिश ऐसी रखनी चाहिए कि मेंस में जितना ज़्यादा स्कोर कर सको उतना करो, सो दैट इंटरव्यू में आपको डिपेंड ना करना पड़े। इंटरव्यू आपको सिर्फ ये डिसाइड करता है कि आप सिलेक्ट होते हैं कि नहीं। आप सर्विस कौन-सी लेते हैं वो आपकी मेंस पे डिपेंड करती है। आप मेंस में जितना ज़्यादा स्कोर करते हो, उतना ही आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपनी पहली या दूसरी चॉइस पे फँस सको। तो Right. सर 1000 मतलब के कि अराउंड मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, जो देखा जाता है। सर मतलब इंटरव्यू में कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, इंटरव्यू में कैंडिडेट 206 बेस्ट मार्क्स माने जाते हैं, 210 भी शायद रिसेंटली आए हैं किसी के। तो यस सर, इंटरव्यू में आपको एम करना चाहिए 170 से ऊपर होने चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you so much, Harvinder ji, for answering the question. We'll take the next 2 questions quickly. We are running out of time, but we'll finish it as soon as possible. Anuj Rajput, could you please unmute your mic and ask your question, Anuj? जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर प्लीज आस्क। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सर, कंसिस्टेंटली हम काम नहीं कर पाते हैं। मतलब हमारी साइकिल चल रही होती 10 दिन 15 दिन, हम बहुत अच्छे से एफर्ट्स मार रहे होते हैं, फिर एक डाउनफॉल आता है, 2-3 दिन हमारे चले जाते हैं, या हम उतना ज्यादा वर्क नहीं कर पाते जो होते रहना चाहिए। तो सर एक तो ये चीज कैसे इसको मतलब टैकल किया जाए कि इसको मतलब करना है ठीक। और जो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 60-70 क्वेश्चन तो कर लेते हैं, और 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे गलत हो जाते हैं या फिर हमें आते ही नहीं होते हैं। तो एक जो ये प्रोसेस होता है कि 80 क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो 60 के आसपास सही होने पे हम कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं। तो हम उसको कैसे समझे कि यार ये मतलब जो ये प्रोसेस है इसमें जो ये छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, ये हम नहीं कर पा रहे 30-40 क्वेश्चन, इनको अनुज, कैसे और देखिए, बढ़ा सकते हैं? हम जल्दी आते हैं क्योंकि आपके बाद और भी हैं। बेसिकली फर्स्ट थिंग दैट यू आस्क्ड, आपने कहा कि 15 दिन आप रेगुलरली पढ़ लेते हो।
बहुत अच्छा, आई वुड से वेरी गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और जब आपका प्रीलिम सामने आएगा ना, तो ये 15 एक्सपैंड होके आपका 30 दिन हो जाएगा। अगर 30 दिन के बाद एक दिन बर्बाद भी होता है ना, आई वुड से इट्स ओके, इट्स ओके। एन्जॉय भी कर लो। मतलब मैं जो आपको कहूँगा, 15 दिन अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ा और आपको लगा कि मैंने अच्छे से पढ़ा, आपकी परफॉर्मेंस रही, आपके आउटपुट रहा, तो एक दिन एन्जॉय करके मूवी भी देख सकते हो, बट देन यू हैव टू कम बैक। यू हैव टू कम बैक एज़ सून एज़ पॉसिबल। अगर आपने एक दिन यस से सर। ज़्यादा दिन बर्बाद किया, तो आपका फ्लो टूट जाएगा। वो चीज़ का ध्यान रखना, और जब आपके प्रीलिम्स और मेंस पास हों, फिर आप एक दिन भी गँवारा नहीं है। आज के लिए मैं कह रहा हूँ, आज 1-2 महीने तक आप ऐसा कर सकते हो कि 15 दिन के बाद 1 दिन ब्रेक ले लो। जब आपका प्रीलिम्स पास आ गया, 3 महीने या 2 महीने रह गए, फिर आप ये 1 दिन भी ब्रेक नहीं ले सकते। ठीक है? और ओके दूसरी चीज़ आपने जो बोला कि 60 सही हो जाते हैं। अगर आपके 60 सही हो जाते हो, तो आपको 30 करने क्यों हैं? आप सीधे 120 नंबर ले गए, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपके 60 में से कितने प्रोपोर्शन गलत हो रही हैं। अगर 60 में से 30 गलत हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कहीं न कहीं गलत हो, ठीक है? अगर 60 में से आपके गिन के 5 हो रहे हैं, और फिर अगले 30 करने में आपके 30 में से 25 हो रहे हैं, तो देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ गोइंग अहेड, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आपके नेगेटिव्स कितने आ रहे हैं, जो आप कंफर्टेबली कर रहे हो उसमें। और अगर आपके कंफर्टेबली नेगेटिव आने के बाद, कंफर्टेबली समझ लो आपने 60-70 किए और उसमें से 20 गलत हो गए, तो कोई फायदा नहीं है ना 60 करने का, फिर तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे ही फेल होना है, वैसे ही फेल होना है, ठीक है? हाँ तो वो डिपेंड करता है कि आपके कितने सही और कितने गलत हो रहे हैं, उसके ऊपर टोटल आप डिपेंड करते हैं। मतलब सर ये जो एक्यूरेसी फैक्टर है ना सर, इस पे सर समझ में नहीं आता कैसे वर्क करना है। अगर 60 में 40 करेक्ट हुए तो हम वैसे ही बाहर हो गए, हाँ। और 80 में 50 करेक्ट हुए, 30 गलत हो गए तो भी बाहर हो गए। हाँ, तो तो ये सर आपको एम एक्यूरेसी, ऐसा करना है कि आपका 100 के आसपास मार्क्स कैसे बन सकते हैं। मतलब वही सर समझ नहीं आता ना सर कि किसको कैसे लेना, मतलब किस तरीके से इसको पकड़ें कि मतलब ये हो जाए मतलब। देखो, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। प्रैक्टिस करते जाओ, अलग-अलग मेथड रिवाइज़ करते जाओ, कभी 60 करके देखो, कभी 100 करके देखो, कभी 80 करके देखो। जब आप 4-5 टेस्ट ऐसे-ऐसे करते रहोगे कि 4-5 में आपने 60 किए, 4-5 में आपने 80 किए, 4-5 में आपने ये किया, तो आपको थोड़ा-सा समझ आ जाएगा आपका कम्फर्ट लेवल क्या है, कहाँ आपके मार्क्स थोड़े-से बेटर आ रहे हैं। फिर जहाँ आपके मार्क्स बेटर आ रहे हैं, फिर उसी को अपनी स्ट्रेटजी बना लो। बट स्टिल आई वुड से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। एक्चुअल पेपर में क्या पता आपके ऐसे आ जाएँ कि आपके 60 के 60 आपको एग्ज़ैक्टली पता हो कि ये सही है, तो फिर 60 की बात करना ही नहीं है। वो डिपेंड करता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच हरविंदर जी। वैसे तो समय समाप्ति की घोषणा आ गई है, लेकिन एक एस्पिरेंट है जो कि कॉन्स्टेंटली हमसे मैसेज किए जा रहे हैं। छाया अग्रवाल, कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन? Yes, sir. Good evening, sir. Thank you Good so evening. much for giving me the opportunity. It's your platform, please ask the Sir, question. मेरे दो क्वेश्चंस हैं। सर, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर वर्क करते हुए कैसे अपने आप को प्रिपरेशन के लिए फोकस्ड रखें, और टेस्ट सीरीज सर, क्योंकि बात यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है टेस्ट सीरीज की चल रही है, सो वर्क करते हुए टेस्ट सीरीज कैसे जाए, क्योंकि सॉल्यूशंस जैसे कि डिस्कस हुआ है 3 to 4 आवर्स सिर्फ एक सॉल्यूशन करने में ही लग जाता है। सो हम बेयरली हमारे पास पूरे दिन के उतने ही घंटे होते हैं जितना सिर्फ सॉल्यूशन करने में ही निकल जाता है, तो सर वो कैसे मैनेज करें? और दूसरा क्वेश्चन मेरा एक ये भी है सर कि मैं यहाँ पे स्टेट सर्विसेज में पोस्टेड हूँ ऑलरेडी पोस्ट में, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर सर एक बार बार आता है, मैं इसको शांत करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी बार-बार चीज़ें आती हैं कि मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, आई शुड गो। और मैंने तैयारी भी की थी 2019 से मैं पढ़ रही हूँ। मैंने 2 अटेम्प्ट भी दिए हैं और मेरा बहुत ही एवरेज स्कोर रहा है। सो इसके लिए भी मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि मैं अपने स्किल्स के बारे में अगर 1-2 चीज़ें बताऊँ तो कि गुड है मेरा स्किल्स, राइटिंग स्किल्स मेरी अच्छी है, मेमोरी पावर मेरी बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मेरा अच्छा है और मैंने मेहनत भी की है। सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई प्रिपेयर और नॉट? देखो, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, और आपको ये भी पता है कि आपके दिन के घंटे कितने हैं आपके पास। अगर आपके जॉब के 8 घंटे लगते हैं, आपकी 8 घंटे की शिफ्ट होगी, कितनी होगी और ट्रैवलिंग वगैरह मिला के? हाँ सर, 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। 8 से 9 घंटे, तो यू आर लेफ्ट विद 15 आवर्स, ठीक है? 15 आवर्स में 6 घंटे आप जी। नींद लगा लो, तो आपके बचे कितने 9 घंटे। 9 घंटे में से आप अगर 1-2 घंटा रिलैक्स भी रखते हो, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते, आपकी टाइट हुँ। शेड्यूल है। तो आपके 8 घंटे हैं, 8 घंटे में आप 2 घंटे टेस्ट दो, ठीक है?
और 2 घंटे रिवीजन करो और 4 घंटे और बाकी आपका डिपेंड करता है। आपको अपना दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन करनी है। आप थके भी होंगे, आपको सोना भी होगा दिन में, तो मतलब आपको बस ये करना है कि आपको एक रूटीन फ़ॉलो करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सॉल्यूशन देखने हैं। गलती करके अगर आपने वापस मुड़ के नहीं देखा कि गलत क्या हुआ है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है गलती करने का। उसके लिए आपको टाइम निकालना ये पड़ेगा। कहीं न कहीं आपको ऑफ़िस टाइम पे भी अगर टाइम मिले थोड़ा-सा पढ़ने का, तो पढ़ लेना चाहिए। ओके, ओके, ओके। ठीक है? और और रही सर बात मोटिवेशन की, आप स्टेट सर्विस में हैं, स्टेट सर्विस में मैं भी था। मैं मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में नहीं था, बट आई वाज़ अ गेज़ेटेड ऑफिसर। बट देन यू ऑलवेज़ हैव टू एम फॉर द बेस्ट, ऑलवेज़। तो अभी जब तक आपकी एज है, जब तक आपके अंदर कैलिबर है, एम फॉर द बेस्ट। आप लाइफ़ में जो करना चाहते हो उसके लिए आप पूरी जान लगाओ, क्योंकि बाद में तो आराम करना ही है। सर वन मोर थिंग सर मुझे ना मॉर्निंग उठने में बहुत परेशानी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतनी जल्दी मॉर्निंग में टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो डू यू हैव समथिंग फॉर दैट? इट्स ओके, डोंट चेंज योर स्लीप साइकिल, रात को पढ़ा करो। ओके, 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 ओके। जो आपकी जनरल चीज़ें हैं उससे फाइट मत करना। मेरे को बच्चे पूछते हैं नोट्स कैसे बनाने हुँ, हैं, कोई एक आप मुझसे कमेंट भी कर रहे हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। आई विल टेल यू, आई डिडंट मेक अ नोट। आई डिडंट आई डिडंट हैव द टाइम। जैसे आप हुँ, जॉब करते हैं, मैं भी ऐसे जॉब करता था। तो बस यही था कि फिर जब हुँ, 7 महीने थे तब मैं टोटली अपनी छुट्टियाँ-छुट्टियाँ मार के किसी तरह कोशिश की कि हाँ, पढ़ाई करनी है। तो नहीं भी नोट्स हुँ, बनते हैं तो फिर आपको अपने माइंड में ही नोट्स बनाने होते हैं। आप फिर एक भी मौका नहाते टाइम, सोते टाइम हर जगह आपको याद रहना चाहिए कि ओके ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो वैसे कर सकते हो। मैं ये आपको ओके। यही कह रहा हूँ कि अपने जो आपका कम्फर्ट लेवल है उससे मत लड़ना। अगर आप सुबह लेट उठते हैं तो ठीक है, रात को लेट सो, रात को पढ़ के सोते हैं। 6 घंटे से 6-7 घंटे की नींद आपकी सफिशिएंट है, उतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपको स्किन करना है। सर और हॉलिडेज़ में हॉलिडेज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए अगर आप कोई सजेशन फुल डे देना चाहें पढ़ोगे तो? आप आपका जो छूटेगा आप उसकी तैयारी करो संडेज़ को। आपका छूटेगा ज़रूर, तो वो संडेज़ ओके, को कवर अप ओके, करना है। ओके। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच हरविंदर जी। सो गाइज एक मेरा सवाल है हरविंदर जी से, जो कि मैं बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहा था कि मुझे भी कब मौका मिले इनसे पूछने का। ऑफ कोर्स आप लोगों ने प्लेटफॉर्म ले रखा था। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव क्वेश्चन है गाइज। हरविंदर जी आप प्लीज़ हमें ये शेयर करिए, ये बताइए कि कैसी है लाइफ एट उरी। आप एसटीएम है वहाँ पे, और वी ऑल नो दैट वो आपका होम कैडर है, लेकिन वी ऑल्सो नो दैट दिस उरी इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइपर सेंसिटिव एरिया, हाइपर सेंसिटिव जोन। तो लाइफ एट उरी कैसी है वहां पे? अ, देखिए, उड़ी जो जगह है वो एलओसी पे है। अगर आपको कहीं पे पाकिस्तान का और जिनको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, अगर आपको ये 2 झंडे साथ में लहराते हुए देखना है तो उड़ी आइए। उड़ी में सामने दिखता है कि पाकिस्तान का झंडा और पीओके का झंडा लहरा रहा है। तो उड़ी ऐसी जगह है, आपको यहाँ पे इट्स अ माउंटेनियस एरिया। लोगों के इश्यूज़ होते हैं, अभी सर्दी है तो स्नोफॉल शुरू हो गई है, रोड क्लियरेंसेस वगैरह। मतलब मैं यही बोलूँगा कि एक सैटिस्फैक्शन है काम की। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर हूँ, उड़ी एक सब डिवीज़न है। मैं बारामूला से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर हूँ, और जो मेरे डीसी हैं वो भी आईएएस हैं 11 बैच के, तो उन्होंने सारी चीज़ें मेरे पे छोड़ रखी हैं। तो जब आप एक आईएएस होते हो और आप एसडीएम कहीं लगते हो, तो जनरली आपका जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते, वो सोचते हैं कि हाँ, ये है तो सँभाल लेगा। तो यू प्रैक्टिकली वर्क लाइक अ डिप्टी कमिश्नर विद ऑल द पावर्स एक्सेप्ट फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियली आल्सो आप डीसी सर से कभी भी अप्रोच करके वो ले सकते हो। तो रिगार्डिंग माय दिस थिंग, I have 2 brigades under me, 2 brigadiers serving in my area. They are very senior army officers. I have 2 NHPC plants, Uri 1 और Uri 2, उनके दोनों के CGMs हैं। I have CISF, I have BSF। मैं बिल्कुल बॉर्डर पे बैठा हूँ, पर क्योंकि ये मेरा होम कार्डर है, तो मैं एक बहुत ही मतलब कम्फर्ट ज़ोन में हूँ। जो लोगों की बोली है, उससे बोली मैच करती है। व्हेनेवर दे कम टू यू, वो आपसे लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, और कहीं न कहीं आप उनके, मैं जो आपको बोलूँ, बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस और समथिंग, आप उनके चीज़ों के सॉल्यूशन निकाल सकते हो, सीरियसली। अब मैं निकलूँगा यहाँ से, तो जो मेरी जगह आएगा, उसको भी कहीं न कहीं ऐसे इश्यू मिलेंगे जो 7-8 साल से ड्रैग हो रहे हैं। तो इतने इश्यूज़ होते हैं जिनको आप ड्रैग करते, मतलब अपने टाइम पे आप क्लियर करते जाते हो, पर कहीं न कहीं अगले वाले को भी मौका मिलता है। तो सैटिस्फैक्शन है कि आप लोगों के सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो, उनके जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको सुन के
मतलब ऐसा नहीं है कि आप म्यूट स्पेक्टेटर हो। तो मेरे को वो सैटिस्फैक्शन एक आती है कि आईएएस बन के अपने लोगों की भलाई कर पा रहे हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होम कार्डर में ही ऐसी फीलिंग है, आप कहीं और जाओगे तो आपको थोड़े से लैंग्वेज के इश्यूज़ आएँगे इनिशियली, बट आपको लबसना में सारी लैंग्वेजेज़ सिखाई जाती हैं, कुछ-कुछ करके आप सीख जाते हो। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू। और लाइफ इज नॉट आइडियल, आई वुड से, मतलब हमें लगता है आईएएस बन गए तो बहुत आइडियल लाइफ हो जाएगी, एक ऑर्डर करेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। कहीं कहीं आपको सेटबैक्स भी मिलते हैं, आप कोई डिसीजन लेते हो, कहीं आपको लोगों को कॉपरेशन नहीं मिलता, कहीं आपको कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आर्मी आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे यहाँ पे एनकाउंटर्स हो रहे थे बॉर्डर पे, तो लोकल लोग सफर कर रहे थे, बट बिकॉज अब आप किसी की गारंटी नहीं लेते कि वो इस साइड का है या उस साइड का है, कि उसकी फीलिंग्स क्या है, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक यू हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस। मेजॉरिटी आप कोशिश करते हो लोगों की भलाई करने का, बट कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर भी रखनी होती है कि नेशनल इंटरेस्ट हैज टू प्रिवेल। तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ उन चीजों को। Right. So thank you so much for your time. Once again, we all wish you a very successful journey और a very positive way ahead. और सबसे बड़ी बात कि आपने अपना एक इम्पॉर्टेंट वक्त निकाल के हमें साझा किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमने डेफिनेटली काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप आ भी चुके हैं। हमने आपका जोश टॉक्स का वीडियो भी देखा है, वो काफ़ी जोशीला वीडियो था। वो लिटरली मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे, जब आपने कहा था कि जब हम कुछ नहीं थे तो हमारा परिवार इतना सा था, लेकिन जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, जब एक आप ऑफिसर बन जाते हैं, तो फिर पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष एक आपका परिवार होता है। तो उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो भी चीज़ें अभी अभी आपने बताई हमें कि उड़ी में क्या सिचुएशन चल रही हैं, ये एक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है और बहुत ही डिटेल्ड इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। सो वी आर लिटरली प्राउड ऑफ यू, प्राउड टू हैव यू हियर। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, सौभाग्य था मेरा कि आज आपके साथ इंटरव्यू हुआ, और आई एम श्योर जितने भी यहाँ एस्पिरेंट्स थे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। Always like to get associated with Civils Delhi क्योंकि Civils Delhi was part of my journey। कहीं ना कहीं आपके प्रवीण सर हैं, वो तो उस टाइम पे मुझे मेंटर भी करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सक्सेस में सिविल्स दिल्ली का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और सिविल्स दिल्ली तो एक इंस्टीट्यूट होता है, जैसे इनको जो इंसान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आप हो गए, प्रवीण सर हो गए, जब आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो मैंने चीजें बोली जरूरी नहीं है कि दैट अप्लाइज टू ऑल ऑफ देम। हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है, अपनी अपनी तैयारी करने की स्ट्रेटजी होती है। मैंने अपनी तरह से बताया और मैंने कोशिश की कि जनरली सबको अप्लाई हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल कि ऐसा मत सोचना कि जो मैंने बोला है वही लाइन है। अगर आपको कंफर्ट किसी और तरह से लग रहा है और उसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं तो गो फॉर दैट। आई वुड लव टू बी एसोसिएटेड विद सिविल्स दिल्ली। आगे भी कुछ होगा तो आई वुड बी अवेलेबल। ग्रेट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, एक बात याद रखना, अगर जीवन में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। राइट? सो अपने क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स जितने एस्पिरेंट्स हैं जिनके सवाल बचे रह गए हैं, प्लीज अपने क्वेश्चंस को संभाल के रखिए। हम अगले हफ्ते फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एस्पिरेंट, एक नए टॉपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वंस अगेन हरविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जय हिंद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.